आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप किसी भी बंद आकृति का कि सारी भुजाओं के मापों का योग होता है, वो कहलाता है परिमाप। परिमाप बोले, जब वृत्त की बात आती है तो हम उसे परिधि बोलते हैं। भाई दोनों एक ही चीज़ है कि ये उस पूरी आकृति का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी जो है वो परिमाप कहलाती है, चाहे वो आकृति कोई भी हो। अब हम जो आकृतियाँ जानते हैं वो है त्रिभुज, वर्ग, आयत। सामान्यतः हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये सब बंद आकृतियाँ हैं। अब बंद आकृति बोलने का मतलब ये है कि एक आकृति बंद होती है और एक आकृति खुली होती है। जैसे ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि ये वाली भुजा है वो अपने जहाँ पर से शुरू हुआ था, पहली भुजा शुरुआत हुई थी, वहाँ जाकर वो नहीं मिल रही है, इसलिए ये खुली आकृति है। चाहे हम इसको किसी भी रूप में लें, अगर ये ऐसी दिखती है तो निश्चित रूप से ये खुली आकृति है। ये जब तक पूरी बंद नहीं होगी यहाँ पर आकर, या पूरा बंद नहीं दिखेगा, तब तक ये बंद आकृति नहीं कहलाती है। तो अगर यहाँ पर थोड़ी भी जगह खुली हुई है तो ये निश्चित रूप से खुली आकृति है, और खुली आकृति का परिमाप नहीं निकाला जा सकता। हमेशा बंद आकृति का ही परिमाप निकाला जा सकता है। और बंद आकृतियों के जो सबसे आसान उदाहरण हमको मिलते हैं वो है त्रिभुज, वो है वर्ग और आयत, जिनके बारे में हम लोग सवाल भी हमारे को इनसे मिलते जुलते ही आते हैं। आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, सामान्यतः ऐसे ही रहते हैं। बाकी जो भी रहेंगे, जिस प्रकार की भी रहेगी, अगर 5 भुजा की भी आकृति रहेगी तो परिमाप का मतलब यही होगा। अगर वो समपंचभुज है, समषटभुज है, तो उनकी आकृतियाँ, उनका परिमाप निकालना आसान है। और यदि नहीं है तो फिर हमें सारी भुजाओं का योग करना पड़ता है, जो कि परिमाप की सबसे अच्छी परिभाषा है और उसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपके पास कोई सूत्र आपको याद नहीं आ रहा हो और आपको अगर किसी आकृति की सारी भुजाओं की माप दी हुई है, तो आप उसे सारी भुजाओं की माप को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। अगर सूत्र याद हो जाते हैं, जो सूत्र आपको उसी तरीके से आते हैं जिस तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ कि भुजाओं का योग के आधार पर ही त्रिभुज बनेंगे, लेकिन आसान हो जाते हैं सवाल बनाने आपको। और थोड़ा सा सवाल के जो हल का स्तर होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, आप उसको अगर सही तरीके से बनाते हैं तो इसलिए आज हम परिमाप, त्रिभुज के परिमाप से शुरू करते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब त्रिभुज एक आध सवाल ले लेते हैं उसकी तीनों भुजाओं का और आसानी से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है जिसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये 5वीं के स्तर का सवाल है, इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, त्रिभुज के प्रकारों के आधार पर मैं उसको परिमाप की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रकार भी होते तो भी भुजाओं के मापों का योग ही तो त्रिभुज का परिमाप कहलाता। तो अगर इस त्रिभुज का होता और इसको हम नाम भी दे दें, मान लो ABC, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अब 3 भुजा कौन कौन सी दिख रही है हमको? अगर मैं नाम के आधार पर देखूं तो AB धन BC धन CA। AB हमारे पास में है 5, BC हमारे पास में है 6 और CA हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 और 4 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिमाप की जो इकाई होती है वो सिर्फ सामान्य सेंटीमीटर ही होती है। जैसे क्षेत्रफल के बारे में आप पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे कि वर्ग सेंटीमीटर होती है, तो ये इकाई सिर्फ सेंटीमीटर में होती है, तो 15 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान है, आपको तीनों भुजा दी हुई होगी, आपको तीनों भुजाओं का जोड़ कर देना है, आपको योगफल ज्ञात करना है, वो जो योगफल होगा वही त्रिभुज का परिमाप होगा। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी आकृति का एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी होती है वो परिमाप कहलाती है। तो एक चक्कर का मतलब है कि वो A बिंदु से होते हुए चलेगी B बिंदु पर, B बिंदु से C पर, और C से वापस A की तरफ जाने में उसे जितनी दूरी तय करनी होगी वो त्रिभुज का परिमाप है। तो तीनों भुजाओं का योग करने से वो दूरी निकल कर आ जाती है, तो इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। ऐसे ही हम दूसरी आकृतियों का भी देखते हैं। हमारे पास में वर्ग और आयत है। ये जो आकृति है ये है वर्ग की विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा का जो माप होगा वही सब भुजाओं का होगा।
इसका भी वर्ग का परिमाप का मतलब भी होता है चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। लेकिन चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, जो इस भुजा का माप है वही इस भुजा का है, वही उस भुजा का भी माप है और वही उस भुजा का भी है। क्योंकि चारों भुजा का है, एक उदाहरण के लिए लेता हूँ, अगर सभी 5-5 की है तो आप 5 धन 5 धन 5 धन 5 करिए, या आप 5 गुणित 4 कर दीजिए। जैसा हमारा जोड़ गुणा का जो तरीका है कि गुणा मतलब बार बार जोड़ना, तो 5, चूँकि हमने 5 को 4 बार जोड़ा है तो आप 5 को 4 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणित 4, तो भी ये निकल कर आ जाएगा। अगर उस परिमाप है 20 सेंटीमीटर में तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए जब वर्ग का सूत्र बनता है तो हम लिख देते हैं उसमें 4 गुणित एक भुजा की माप, एक भुजा की माप, अर्थात 4 तो उसकी भुजाओं की संख्या है जो चारों भुजा है और चारों बराबर है, और एक भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर, तो 4 पंचे हो जाता है 20 सेंटीमीटर। हम इस तरीके से उसे निकालते हैं। समानतः ये उसका सूत्र है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की माप। कोई भी वर्ग होगा उसका परिमाप निकालने का तरीका यही है। आप आसानी से देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पुस्तक में जो सवाल दिया होगा वर्ग के परिमाप का, उसको बनाकर। एक सवाल दिया हुआ है हमारे में कि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है, इसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। वर्गाकार बगीचा बोल रहा है ना, जैसा मैंने बोला था वर्गाकार आयताकार इनका बहुत उपयोग होता है। वर्गाकार बगीचे की भुजा, तो ये 250 मीटर की होगी एक भुजा, तो सारी भुजा 250 मीटर की होगी। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जब वर्ग की बात होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बोली जाती, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई सब आपस में बराबर होती है, एक ही माप की होती है, इसलिए उसको भुजा बोल दिया जाता है। तो 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर और सब 250 मीटर। अब इनका कहना है इसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाना है, मतलब ये पूरा खेत है, इसके चारों ओर एक ठो तार आपको चारों तरफ लगाना है। तो अगर ये चारों तरफ लगाना है मतलब पूरा एक चक्कर है, तो जहाँ चक्कर लगाने की बात होती है, घेरा लगाने की बात होती है, वहाँ पर हम लोगों को परिमाप ही याद करना पड़ता है, या दूरी, एक चक्कर चलान लगाने में चली गई दूरी, ऐसा भी बोला जाता है, तब भी हमको परिमाप ही निकालना पड़ता है। और यहाँ भी तार का एक घेरा लगाने के लिए बोल रहा है पूरे वर्गाकार खेत के बीच में, तो आपको उस खेत का परिमाप निकालना है। चूँकि खेत वर्गाकार है इसलिए हम लिख लेते हैं वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा बोलो या 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, शॉर्ट में 4 गुणित भुजा बोल दिया जाता है। तो 4 गुणित, अब उसकी भुजा है 250 मीटर, तो 4 गुणित 250 मीटर। हम इसे गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणित 250 को गुणा करने से हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर। अर्थात उसे जो सवाल के अनुसार उसे एक घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो हम लिख सकते हैं उत्तर उसे तार का एक घेरा लगाने के लिए 1000 मीटर तार की आवश्यकता होगी। और अगर वो 1000 मीटर तार ले आता है यदि वो, तो वो पूरे वर्गाकार खेत को घेर लेगा, अपने एक घेरा तो वो लगा ही लेगा। ऐसे ही एक और सवाल भी दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर लगाने के लिए कितनी लंबी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देखे होंगे जो रुमाल होते हैं, कई बार खासकर महिलाओं का जो रुमाल होता है उसमें लेस लगे रहते हैं चारों तरफ, तो ऐसे लेस लगाने के लिए उसे कितनी लंबी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि ऐसे 5 रुमालों में लेस लगानी हो तो आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात करो। मतलब हम लोग एक वर्गाकार रुमाल का परिमाप ज्ञात कर लेंगे और ऐसे ऐसे हमको 5 चाहिए, तो हम लोग उस जो परिमाप निकलेगा उसे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 रुमाल के लिए जितने लेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें मिल जाएगा। देखते हैं बनाकर देखते हैं। वर्गाकार रुमाल का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। अब 4 गुणित, चूँकि 15 सेंटीमीटर की भुजा बोला है उसे, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर लगाने के लिए, लंबाई मतलब भुजा ही बोल रहा है वो,
तो 4 गुणित 15 सेंटीमीटर। एक भुजा की माप 15 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणित 15 मतलब 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक रुमाल के लिए, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं एक रुमाल के लिए लेस की लंबाई बराबर है 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 5 रुमाल के लिए बोला है उसने, तो ऐसे ही 5 रुमाल के लिए उसको लेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 गुणित 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बराबर 300 सेंटीमीटर। अगर हमें इसे मीटर में ज्ञात करना पड़ा तो हम लिख सकते हैं 3 मीटर लंबी लेस उसको लानी पड़ेगी, जिससे वो आसानी से सब में वो लेस, 5 रुमाल में वो लेस लगा सके। तो ये था वर्ग का परिमाप निकालने का तरीका। एक बार हम आयत का परिमाप को देख लेते हैं। अब इसके बाद में आयत का परिमाप। अब आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। ये देखेंगे इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम है। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा, जितना ये वाली भुजा रहेगी उतनी वाली भुजा भी रहेगी। तो अगर आयत का परिमाप बराबर हम बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई, तो यदि आयत का परिमाप बराबर भी उसकी चारों भुजाओं का योग हो जाता है। चारों भुजाओं का योग का मतलब है लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। तो आप देखते हैं 2 बार लंबाई आ गया है, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 गुणित लंबाई धन, और 2 बार चौड़ाई है तो 2 गुणित चौड़ाई, मतलब एक चौड़ाई को हम लोग दुगना कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, एक लंबाई को दुगना कर देंगे तो ये दोनों की माप हो जाएगी। तो 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई। और अभी भी यहाँ पर 2 है, तो आप उसे चाहें तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, मतलब आप बोल सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई, या फिर बोल सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। दोनों ही स्थिति में उत्तर बिल्कुल सेम आएगा, को बिल्कुल समान आएगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा इसके हिसाब से। तो एक आज सवाल देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो सवाल है उसके अनुसार एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो बताओ कि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। जैसा बोला था कि चक्कर लगाना वाला भी परिमाप के लिए होता है, तो जितना चक्कर लगाना पड़ेगा, मतलब एक चक्कर में जितनी परिमाप की लंबाई होती है वो एक चक्कर होती है। अब आपको 2 चक्कर चाहिए, 3 चक्कर चाहिए, तो उसको 2 गुना 3 से गुणा करते जाओ, 4 से गुणा करते जाओ, उतने चक्कर की लंबाई आपको निकल जाएगी। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 200 मीटर है और ये 150 मीटर बोल रहा है वो, उसकी चौड़ाई 150 मीटर है, तो ये 200, तो ये भी 200 हो जाएगा और ये भी 150 हो जाएगा। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, यदि आपने आयत की विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा तो, है ना। अन्यथा मैं एक वीडियो में आयत इन सारी आकृतियों की विशेषताओं को बताऊंगा। तो आयत का परिमाप बराबर है लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई गुणित धन चौड़ाई। तो आप सीधा सूत्र में ले जाइए 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब देखते हैं इसको, तो 2 गुणित लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर। तो जैसा कोष्टक में जोड़ना है तो कोष्टक को पहले हल करते हैं, तो कोष्टक को ले लेते हैं, 200 और 150 हो जाएगा 350 मीटर, और गुणा कर दीजिए 2 से 350 को, तो आपका आ जाएगा 700 मीटर। मतलब राजू को एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को 700 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर 2 चक्कर होता तो हम 2 से 700 को गुणा कर देते, 3 चक्कर होता तो हम 3 से 700 गुणा कर देते और हमको वो दूरी आ जाती। तो ये थे परिमाप के सवाल कक्षा 5वीं के, है ना। हम लोग आगे इसके क्षेत्रफल में आएंगे और लगभग क्षेत्रफल में हम सारी आकृतियों का क्षेत्रफल को हम निकाल कर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ निश्चित ही आपको आपके काम की चीज़ मिलेगी और उम्मीद है आपके लिए अच्छी होगी। धन्यवाद।